गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का, और पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में कहा जाता है एपी। ठीक है, एपी शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको एपी कहते हैं। तो ये एपी होता क्या है, यानी समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ पद है, इनको समझ लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ पद है। पहला देखिए, पहला पद आता है आपका अनुक्रम। अनुक्रम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस होता क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हों। चलिए, तो इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि ये आपका एक अनुक्रम है 2 4 6 8, ये क्या है, एक आपका अनुक्रम है। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि ये एक संख्याओं का ऐसा क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। देखिए 2-2 बढ़ते जा रहा है, सब में 2-2 बढ़ते जा रहा है ना, तो ये क्या है, एक अनुक्रम है। उसी तरह से अनुक्रम हम लिख सकते हैं 1 डबल 1 ट्रिपल 1, है ना, 4 1, तो ये भी एक आपका अनुक्रम ही है, क्योंकि ये किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। पहले 1 1 है, फिर 2 गो है, फिर 3 गो है, फिर 4 गो, उसके बाद क्या होगा, 5 गो, फिर 6 गो, फिर 7 गो, ऐसे ना होते जाएगा एक। अच्छा, उसी तरह से अनुक्रम ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा, 3 लिखे, 9 लिखे, 27 लिखे, 81 लिखे, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये भी एक आपका अनुक्रम है। क्योंकि देखिए ये 3 का पावर 1 है, ये 3 का पावर 2 है, ये 3 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 4 है, अगला 3 का पावर 5 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो आपको यहाँ से ये क्या लग रहा है कि इसके बाद वाले जितने भी आपसे कहे जाए पद आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित नियम को पालन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक निश्चित नियम को पालन कर रहे हैं। तो आप जितने इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, आप देखते हैं ना, बहुत तरह के ऐसे सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन देखते होंगे, आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलता होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं ना कि कोई नियम दे देता है, आपको ये नहीं देगा कि क्या नियम है वहां पे, तो उस अनुक्रम, उसे ही क्या कहते हैं, वो अनुक्रम होगा। एक निश्चित नियम है उसमें, जिसको पालन करके वो पद उसके आगे बढ़ रहे हैं, वही क्या है, आपका अनुक्रम है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद श्रेणी के बारे में। श्रेणी क्या होता है इसके बारे में। अभी आप ऊपर देखें ना समांतर श्रेणी, तो उसी तरह से यहां से समझेंगे कि सबसे पहले कि श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी तो बाद में देखा जाएगा, पहले समझिए कि ये श्रेणी होता क्या है। श्रेणी को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोग्रेशन। अब ये श्रेणी होता क्या है, तो इसको ऐसे कुछ लिखा सकता है, इसकी परिभाषा कि यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा गया हो या लिखा जाए तो अनुक्रम यानी कि वह अनुक्रम, ऐसे लिख सकते, तो वह अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। यानी कि यहां देखिए परिभाषा फिर से, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो वह श्रेणी कहलाता है। यानी कि ये भी एक तरह का अनुक्रम ही होता है। श्रेणी भी क्या होती है, एक तरह की अनुक्रम होती है, लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रतिबंध के अधीन लिखा जाएगा, तब वह क्या कहलाएगा,
श्रेणी कहलाएगा, वह अनुक्रम क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। जैसे आप इसमें पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल था आपका उस अनुक्रम में 2 4 6 8, तो यहाँ एक विशेष आपको दिख रहा है प्रतिबंध कि यहाँ 2-2 अंक बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 2 के बाद 2 बढ़ा तो 4, 4 के बाद 2 बढ़ा तो 6, 6 के बाद बढ़ा तो आ गया 8। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सी नंबर जो है उसको यहाँ लिख देते हैं 3 9 27 81, इस तरह से, समझ गए ना। तो ये भी क्या है, एक आपका श्रेणी का ही रूप है ये दोनों अनुक्रम ही, लेकिन ये क्या है, श्रेणी है, क्योंकि इसमें जो देख रहे हैं इसके पहले वाले में एक विशेष प्रतिबंध आपको दिख रहा है। क्या प्रतिबंध है कि 2-2 अंक बढ़ते जा रहा है, 2-2 अंक बढ़ते जा रहा है। और इसमें क्या प्रतिबंध है कि 3 गुना होते जा रहा है। देखिए है ना, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना कितना हो रहा है, 81 होते जा रहा है। तो ये इसमें कुछ विशेष प्रतिबंध दिख रहा है, इसलिए दोनों क्या है, श्रेणी है। और इन्हीं विशेष प्रतिबंधों के आधार पर, इन्हीं विशेष प्रतिबंधों के आधार पर हम लोग श्रेणी को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, है ना। जो विशेष प्रतिबंध आपको जो दिख रहे हैं ना, इन्हीं प्रतिबंधों के आधार पर हम लोग श्रेणी को अलग अलग भाग में बांटते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि श्रेणी के प्रकार के बारे में, श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार, तो श्रेणी के बहुत से प्रकार होते हैं, जिनमें से मुख्य प्रकार आपको समझाते हैं। पहला प्रकार है श्रेणी का समांतर श्रेणी, जिसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में बताए थे आपको एपी, ठीक है। दूसरा है आपका गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी यानी कि यहां से कह सकते हैं इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में से कहा जाता है जीपी। उसी तरह से तीसरा एक और श्रेणी होता है ना। ऐसे बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हमें 3 के बारे में ही मुख्य रूप से जानना है। लेकिन अभी क्लास 10th में है तो सिर्फ हम समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी आगे की कोई श्रेणी के बारे में हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरी हम लोग लिख देते हैं हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि एचपी। तो हमें मुख्य रूप से हमें इस चैप्टर में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है, बाकी श्रेणियों से कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना। तो एक्चुअल में थोड़ा सा यहां समझ ले, समांतर श्रेणी जो है ना, ये पहला एग्जांपल समांतर श्रेणी का, और दूसरा जो है ना गुणोत्तर श्रेणी का। अब हरात्मक श्रेणी क्या है, चलिएगा क्लास 11 में ना, तो इन दोनों के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग समांतर श्रेणी को देखते हैं। समांतर श्रेणी की परिभाषा की बात करें तो उसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, एक संख्याओं की ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा फिर से कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक और चीज दिया, ब्रैकेट में घेर दिया है कि पहले पद के अतिरिक्त, यानी कि पहले पद को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल लिखे थे हम, याद है आपको 2 4 6 8, ये इस एक कहे थे कि यह एक श्रेणी है। तो ये देखिए कैसी श्रेणी है, तो यही आपकी समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है, क्योंकि परिभाषा में लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद को छोड़कर, है ना, यार पहले ही कह रहा है कि पहले पद के अतिरिक्त, है ना, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए प्रथम पद में जब हम एक निश्चित संख्या जो 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ने पे 4 प्राप्त हो रहा है, 4 में 2 जोड़ने पे 6 प्राप्त हो रहा है, 6 में 2 जोड़ने पे 8 प्राप्त हो रहा है। तो ये कैसा है, यही एक आपका समांतर श्रेणी है, यानी एपी है। और ये जो निश्चित संख्या जोड़ने पे जो प्राप्त हो रही है, उस निश्चित संख्या को, यह निश्चित संख्या
एपी का सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाता है। यानी कि इसमें जो दो देख रहे हैं, दो दो बढ़ते जा रहा है, और जो निश्चित संख्या है वही क्या है, इसका सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और सार्व अंतर को ऐसे लिख सकते हैं कि सार्व अंतर को छोटा डी, स्मॉल डी से, है ना, डी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। डी का मान यानी कि सार्व अंतर का मान, डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, कहने का मतलब कि यहां से ये कह सकते हैं कि डी का जो मान होगा यानी सार्व अंतर जो होगा, इनके लगातार पदों के बीच का जो अंतर होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य में भी हो सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। समझ गए? अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रथम पद, एपी का जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद उसे हम लोग ए से, A1 या ए से सूचित करते हैं। A1 कहेंगे या ए भी कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय पद वो आपका A2 हो जाएगा। तृतीय पद यानी तीसरा पद इसका A3 हो जाएगा। ऐसे ही चौथा पद A4, पांचवा पद A5, ऐसे करके। अच्छा, एनवा पद AN हो जाएगा, यानी कि अगर आपको AP लिखना होगा, यानी कि यहां से अगर आपको समांतर श्रेणी कोई लिखना होगा, समांतर श्रेणी को यहाँ पे दर्शाना होगा, तो समांतर श्रेणी दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, तो पहले पद के लिए A1, दूसरे पद के लिए A2, तीसरे पद के लिए A3, ऐसे ऐसे कहां तक A3, A4, A5, nवां पद के लिए AN। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, अभी हम लोग सार अंतर की बात करें, तो यहाँ से सार अंतर को बताए थे कि आप D से सूचित करेंगे। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो ये आपका D आ जाएगा। देख लीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, वही ना सार अंतर था इसके लिए। चलिए, या आप ऐसे कहें D निकालने के लिए हम A3 माइनस A2 भी घटा सकते हैं। A3 में से A2 भी घटाएंगे, देख लीजिए, यहाँ 6 में से 4 भी घटाइएगा तो क्या आ जा रहा है आपका, द्वारा है कि नहीं। 8 में से 6 भी घटाएंगे तब भी द्वारा, यानी कि आप ऐसे भी ले सकते हैं A4 माइनस A3, है ना, ऐसे करके कहां तक, तो ऐसे आप अंतिम पद में से यानी कि AN में से AN माइनस 1 भी घटा के लिख सकते हैं। अतः यहां से आपका D का निकालने का जनरल फॉर्मूला हो गया कि AN माइनस AN माइनस 1, यानी कि nवां पद और nवें पद से एक कम, यानी कि AN माइनस 1वां पद घटाएंगे तो आपका D निकल जाएगा। वही यहां भी कह रहा है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए, ये सब क्या आएगा, सार अंतर यानी D निकल जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें यहां से AP के व्यापक रूप के बारे में, या लिखिए AP यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, है ना, यानी कि जनरल फॉर्म की बात करें, इसके जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप की बात करें, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप यहां से समझ जाइए कि एपी के व्यापक रूप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कहां तक, इनमें पद के लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D तक। समझ गया ना, कहने का मतलब है, यहां से समझिए, जैसे यहां पे आपको पता चला है प्रथम पद तो A ही हो जाएगा, और द्वितीय पद मतलब क्या, A प्लस D, तृतीय पद क्या, A प्लस 2D, चौथा पद क्या, A प्लस 3D, ऐसे ही जितने पद निकाल लेंगे ऐसे आप निकाल सकते हैं। यानी कि यहां से आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम पद यानी कि A1 के लिए आपका A हो जाएगा, है ना, इस A1 को क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे ना, अभी आपको बताए थे प्रथम पद कहेंगे। अच्छा, द्वितीय पद यानी दूसरे पद के लिए A2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, A प्लस D हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही तीसरा पद यानी A3 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। अच्छा, A4 यानी कि A प्लस 3D, ये आपका फॉर्मूला बनते जाएगा। और मान लीजिए आपको A10 निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A प्लस 9D।
10वें पद के लिए क्या लगा देंगे, a प्लस 90। आपसे कहे कि आप बताइए a 20वां पद, तो आप क्या करिएगा, a 20 यानी a 20वां पद यानी a प्लस 19d। उसी तरह से आप यहां से फॉर्मूला जनरली निकाल सकते हैं कि nवां पद, तो nवां पद के लिए ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे यहां लिख सकते हैं, जहां nवां पद देखिए nवें पद को एक और नाम दिया जाता है, tn भी कई बुकों में देगा या l भी देगा, तीनों का मतलब भी nवां पद से ही है, तीनों का मतलब nवां पद ही है। अच्छा ये क्या है आपका nवां पद है, nवां पद या अंतिम पद के नाम से भी जाना जाता है, इसको अंतिम पद या nवां पद यानी कि लास्ट टर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो n को हम लोग tn से भी सूचित करते हैं और l से भी सूचित किया जाता है। और a का मतलब क्या है, यहाँ पे a का मतलब है प्रथम पद यानी कि पहला पद, प्रथम पद। अच्छा आपसे पूछा जाए n क्या है, तो n है पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d क्या है, तो d के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं, इसे हम लोग सार्व अंतर के नाम से जानते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस इसे कहा जाता है। यानी इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एपी के कोई भी पद 10वां 20वां 15वां जो भी पद ज्ञात करना होगा आप यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एन दिया हो, ए दिया हो, एन दिया हो तो डी निकाल सकते हैं, यानी कि इन चारों में से एन, ए, एन और डी, इन चारों में से कोई 3 दिया होगा तो चौथे का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सरसाइज में चलते हैं। प्रश्नावली है आपका 5.1, कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में के संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, इसमें बताना है कौन से जो सूची बनेगी संख्या की, है ना, वो एपी में होगी और क्यों होगी ये भी बताना है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, प्रथम किलोमीटर का कितना है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया और उसके बाद अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का कितना है 8 रुपया है। तो यहां से अगर बात करें तो अगर आप इसको लिखना चाहें, जो इसकी संख्या की सूची जो अगर बनाइएगा, तो पहला दिख रहा है 15 रुपया, पहले किलोमीटर का 15 रुपया है ना, पहले किलोमीटर यानी कि A1 मान लेते हैं 15 रुपया। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के बाद 8 बढ़ जा रहा है, तो A2 हो जाएगा 15 में 8 बढ़िए, 15 में 8 बढ़िएगा तो आपका 23 रुपया। अच्छा A3 हो जाएगा आपका, और फिर 8 बढ़ जाइए, 8 बढ़ जाइएगा तो हो जाएगा 31 रुपए, और A4 हो जाएगा इसी तरह से कितना 8 बढ़ जाएगा 39 रुपए, 8 बढ़ना है ना, 8 रुपया किराया बढ़ते जा रहा है। यानी कि अगर इसके पदों की बात करें तो इसके पद कैसे आ जा रहे हैं, तो आ रहे हैं 15, 23, 31, 39, इसी तरह से हो रहा है। तो यहां देखिए प्रत्येक में 8-8 बढ़ते जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ डी का मान निकालिएगा तो A2 माइनस A1 यानी कि 23 माइनस 15 आ जाएगा आपका 8, है ना। या आप डी ऐसे भी निकाल सकते हैं, डी बराबर A3 माइनस अगर A2 करें तो यहाँ भी देखिए 31 में से 23 घटाइएगा तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा 8 ही आएगा, यानी सार्व अंतर समान हो रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि हाँ यह एपी में है। हाँ हाँ, अनुक्रम कौन है 15, 23, 31, 39 डॉट 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 एपी में है, एपी में है। और एपी में क्यों है, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है, 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह एपी में है। आपको दिख भी रहा है कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है, सार अंतर समान है, इसलिए यह अनुक्रम कैसा है एपी में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में वायु का यानी हवा का, वायु या हवा भी लिख सकते हैं, हवा का आयतन बराबर में भी मान लेते हैं। आयतन क्या मान लेते हैं? भी मान लेते हैं। यानी कि A1 पहले में क्या था? भी है, यानी इसका प्रथम पद भी मान लेते हैं। अच्छा, दूसरी बार में आयतन तो भी है और भी का कितना भाग उसमें से हवा से बाहर निकल जा रहा है? 1/4, यानी कि 1/4 भी बाहर निकल जा रहा है। एलसीएम लीजिए, 4 भी माइनस 1 भी, यानी आ जाएगा आपका कितना? यहां से घटाइएगा तो 3/4 भी, यानी दूसरी बार में हवा बच गया 3/4 भी। A3 बराबर हो जाएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि शेष हवा का 1/4 बाहर निकल रहा है। तो शेष हवा तो कितना बच गया? 3/4, और इसमें से बाहर निकल जा रहा है 1/4 भाग इसका, यानी 3/4 भी का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। यानी इसमें से घटाएंगे, जितना बचेगा वही ना शेष बचा हुआ हवा होगा। चलिए, तो यानी कि ये शेष बचे हुए हवा में से घटा दिए, जितना हवा बचा है उसका 1/4 भाग। समझ रहे ना? यहाँ पे आ जाएगा 3/4 भी माइनस 3/16 भी। यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा 16, 4 चौका 16, 4 तिया क्या आ जाएगा? 12 भी। इसमें से भाग करेंगे 1 जाकर 3 में गुना करेगा 3, यानी कि आ जाएगा यहाँ 9/16 भी। तो यहाँ चेक करिए कि सार अंतर समान है कि नहीं। तो आप सार अंतर समान होने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1 चेक कर सकते हैं, यानी कि 3/4 भी माइनस भी। यहाँ एलसीएम लीजिए 4, 3 भी माइनस में 4 भी, यानी कि माइनस का 1/4 भी। ठीक है, या आप ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं D बराबर A3 माइनस A2। कम से कम 2 बार D चेक करेंगे दो पदों को लेकर, ताकि पता तो चले सार्वंतर समान है कि नहीं है। 9/16 भी माइनस का 3/4 भी। यहाँ एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम होगा आपका 16, इसमें से भाग करेंगे 1 जाके 9 में गुना करेगा 9 ही रहेगा, है ना, माइनस इसमें से भाग करेंगे कितना आएगा? 4, और 4 तिया 12 हो जाएगा। या घटाइएगा तो आ जाएगा कि माइनस का 3/16 भी। क्या सारो अंतर समान आया? नहीं ना आया सारो अंतर समान। अतः यहां लिख सकते हैं कि अतः अनुक्रम क्या है? अनुक्रम भी है, फिर उसके बाद है आपका क्या था यहाँ से? A2 क्या था? A2 है आपका 3/4 भी। चलिए 3/4 भी, और A3 है 9/16 भी। AP में नहीं है, AP में नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि हवा निकालने वाला पंप समान वायु है ना, यहाँ जो है समान वायु नहीं निकाल रहा प्रत्येक बार में, शेष हवा का ना 1/4 भाग निकाला है, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए 1 का थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मैंने हर एक बार जितना मीटर खुदाई होते जाएगा उसका 50 रुपया और बढ़ते जाएगा, यानी कि प्रथम बार में शुरू में इसका 150 रुपया लगता है, और फिर दूसरे बार में 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो 150 में 50 बढ़ जाएगा, यानी 200 रुपया हो जाएगा ना। अच्छा, फिर तीसरे बार में फिर 50 बढ़ जाएगा, 1 मीटर और खुदाई हुआ तो फिर बढ़ जाएगा, यानी A3 बराबर आप यहां से लिख सकते हैं 250 रुपया, है ना। इसी तरह से 300, 350 ऐसे बढ़ रहा है। यहाँ जो अनुक्रम दिया है, यहाँ जो अनुक्रम है आपका 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, यही ना है आपका। तो चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो आपको D बराबर बताए हैं A2 माइनस A1, या ऐसे चेक करेंगे D बराबर A3 माइनस A2, दोनों में चेक करेंगे। अगर सारा अंतर समान आ गया तो ये AP में है। 200 माइनस 150, यानी कि यहाँ आ गया 50। यहाँ भी चेक करेंगे D बराबर 250 माइनस 200, यानी यहाँ भी D बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। तो दोनों में D का मान समान आ गया। अतः अनुक्रम
अनुक्रम 150, 150, 200, 250, ये क्या है, एपी में है, एपी में है। और ये पूछ रहा है एपी में क्यों है, तो यहां लिख सकते हैं क्योंकि 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 प्रत्येक प्रत्येक अगला पद अगला पद अगला पद अगला पद सॉरी अगला पद में प्रत्येक अगला पद में प्रत्येक अगला पद सॉरी प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ लिख दिए क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। 50 50 ही ना बढ़ा है, इसलिए ये एपी में है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 का 4 नंबर कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। देखिए मिश्र धन कह रहा है जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि ये आपका मूलधन है, यानी कि पी है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मूलधन है और दर जो है रेट जो है 8% और प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी अमाउंट बराबर है ना, अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर, अमाउंट को मिश्रधन कहते हैं, और होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर का पावर 100 का पावर समय, यानी कि यहाँ हम लोग टी मान लेते हैं। तो पहला निकालते हैं A1 यानी कि प्रथम वर्ष में मिश्रधन। A1 मतलब प्रथम वर्ष में मिश्रधन यानी 10,000 ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 8% है, तो 8/100 और समय कितना है पहले साल में, 1 साल का बात करें यहाँ काटेंगे 4 दूना 8 और 25 चौका 100, अंदर एलसीएम लेंगे 10,000 और ब्रैकेट में होगा एलसीएम 25, या 25 प्लस 2 यानी हो जाएगा 10,000 गुना में 27/25, इसको काट देंगे 400 बार में कट जाएगा। तो 400 में 27 से गुना कर दीजिए तो 10800 यानी कि 10,800 रुपया प्रथम वर्ष का मिश्रधन होगा। चलिए उसी तरह से हम लोग दूसरा A2 बराबर बात करें, यानी दूसरे वर्ष का मिश्रधन यानी कि 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 का पावर में यहाँ हो जाएगा 2। समझिए ना, पावर में क्या आ जाएगा 2, यानी 2 वर्ष का है ना। चलिए तो 2 और यहाँ आ गया 25, अंदर फिर यहाँ एलसीएम लेना होगा, यही ले लेते हैं 10,000 ब्रैकेट में एलसीएम लिए 25, यहाँ होगा 25 प्लस 2 का पावर 2। चलिए अगले स्टेप में यहाँ हो जाएगा 10,000 और गुना में देख लीजिए ये 25 और 2 27 और पावर में 2 है तो 2 बार लिखना होगा ना, 27/25 और 27/25, 25 से इसको काटते हैं 400 बार में कट जाएगा और फिर इस 25 से काटते हैं ये कट जाएगा 16 बार में। अब तीनों में गुना कर दिया गया 11,664 रुपए दूसरे वर्ष का मिश्रधन। 2 वर्षों का मिश्रधन हुआ। तीसरे वर्ष में मिश्रधन की बात करें यानी A3 की बात करें तो A3 यानी कि हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 का पावर 3। समझ गए ना, अंदर कटेगा 4 दूना 8 25 चौका 100, अंदर एलसीएम लेंगे ना 10,000 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिए, पावर में है आपका 3, 25 प्लस 2 यानी हो जाएगा यहाँ पे 10,000 गुना में 27/25, 27/25 और फिर 27/25 क्योंकि क्यूब है। 25 से इसको काटेंगे 400 बार में और फिर इस 25 से काटेंगे 16 बार में। इन चारों से गुना करिए 25 गुना 27 है ना, 27 गुना 27 गुना 27 गुना 16, ये ऊपर वाले चारों में गुना कर दिए तो गुना करिएगा तो आ जाएगा 3,1,4,9,2,8। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा और बटा में है 25, इसमें भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 12,597.12 रुपए तीसरे वर्ष का मिश्रधन। यानी कि यहाँ से आप अनुक्रम की बात करेंगे, अनुक्रम जो आपका प्राप्त हुआ यहाँ से हुआ पहला 10,800, फिर दूसरा A2 जो है वो क्या है 11,664
और फिर तीसरा आया है 12,597.12 रुपए। ये सब रुपए में है, चाहे तो रुपए लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, या देखिए कैपिटल लेटर में ऊपर डिनोट किए थे इसलिए यहाँ कैपिटल लेटर ले लिए और कोई फर्क नहीं है। या डी बराबर आप दूसरा यूज कर सकते हैं A3 माइनस में A2, दोनों यूज कर सकते हैं ना, जो आपको आसान लगे वो यूज करिए। चलिए, तो A2 माइनस A1 यानी कि 11,664 माइनस 10,800। चलिए इसमें इसको घटा दिए तो 864 रुपए यहां से आएंगे डी का मान। अच्छा, यहां से डी का मान निकाला तो 12,597.12 माइनस 11,664, इसमें घटा दीजिए तो आ जाएगा 933.12 रुपए। ठीक है, यानी कि इतना रुपए, तो दोनों में डी का मान अलग अलग आ गया ना। पहली सतह की अतः अनुक्रम जो आपके पास है, या तो शुरू में जो अनुक्रम था उसको लिख दीजिए या इसी को लिख दीजिए 10,800 रुपए, 11,664 रुपए, और फिर क्या है 12,597.12 रुपए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर ये साधारण ब्याज रहता ना तो एपी में हो जाता, चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें ब्याज का ब्याज जोड़ा जाता है, ये तो आपको पता है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अगर सब्जेक्ट लिंक, अगर चैप्टर लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।